दोस्तों नमस्कार। आज हम बच्चों के नी में जो डिफ़ॉर्मिटी हो जाती है विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से, उसके बारे में बात करते हैं। इसको हम कहते हैं जीनू वेलकम। ये क्यों होता है, किस वजह से होता है, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, आज हम इसके बारे में आपको डिटेल से बताएंगे। क्योंकि जब बच्चों में प्रॉब्लम आती है तो माँ बाप बहुत पैनिक कर जाते हैं, पेरेंट्स को बहुत डर लगता है कि ये क्यों हो गया वन, और इसमें कोई ऑपरेशन की ज़रूरत तो नहीं है, इसमें हमें क्या करना चाहिए और क्या सावधानियां आके रखनी चाहिए, इसके बारे में आज आपको डिटेल से बताते हैं। तो इसको कहते हैं हम जीनू वेलगम डिफ़ॉर्मिटी। जीनू मीन्स नी एंड वेलगम मीन्स जिस डिफ़ॉर्मिटी में पैर बाहर की तरफ चला जाता है। ये एक नॉर्मल पिक्चर है, हिप, नी एंड एंकल। ये हमने लोअर लिम्स का एक पिक्चर बनाया है डायग्रामेटिक। तो नॉर्मली थाई और लेग के बीच में थोड़ा सा एंगल होता है, अराउंड 6 to 7 डिग्री का एक एंगल होता है। दिस इज़ नॉर्मल। लेकिन जब ये एंगल, हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, ये जो एंगल है, जब ये एंगल 7 डिग्री से बढ़ जाता है तो इसको हम कहते हैं जीनू वेलगम। और हमारे पास बच्चे आमतौर पर आते हैं जिनको 13, 14, 15 डिग्री, यानी कि पैर बहुत बाहर की तरफ निकल जाता है। और उससे क्या होता है कि जब बच्चा चलने की कोशिश करता है तो चलते हुए तो पैर पास आएंगे, तो नी बिल्कुल पास आते हैं, आपस में टकराने लग जाते हैं। इसलिए इसको हम कहते हैं नॉक नी डिफ़ॉर्मिटी, जो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से पता है। तो नॉक नी डिफ़ॉर्मिटी इसी को कहते हैं। अब ये क्यों होता है उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले आपको ये समझना है कि ये डिफ़ॉर्मिटी नी के आसपास ही क्यों होती है। अगर आप किसी बच्चे का एक्सरे ध्यान से देखें नी का, तो उसमें एक बोन ऊपर होती है जिसको हम फीमर कहते हैं, फीमर बोन, और जो नीचे वाली बोन होती है उसको कहते हैं टिबिया। इन दो बोन से मिलके हमारा नी जॉइंट बनता है। तो अगर हम बच्चे का एक्सरे देखेंगे तो उसमें एक चीज़ अलग दिखाई देगी। यहाँ पर एक लाइन दिखती है ऐसे, और एक लाइन यहाँ पर दिखती है। अगर आप 18-20 साल से ऊपर की उम्र के किसी इंसान का एक्सरे करेंगे तो उसमें ये लाइन नहीं दिखती है, ये सिर्फ बच्चों में दिखाई देती है। इसको कहते हैं ग्रोथ प्लेट। लोअर लिम्ब की जो मैक्सिमम लेंथ है वो घुटने के आसपास से ही होती है। ग्रोथ प्लेट इधर भी होती है और घुटने के नीचे टिबिया में भी होती है। तो जितनी भी लेंथ हमारे लोअर लिम्ब की बढ़ती है, मैक्सिमम यहाँ से और यहाँ से बढ़ती है। अब ये ग्रोथ कैसे होती है हम वो बताएंगे। और जब विटामिन डी डेफिशिएंसी हो जाती है तो ये डिफ़ॉर्मिटी क्यों आती है, नॉक नी डिफ़ॉर्मिटी क्यों हो जाती है, इस दोनों के बारे में बात करेंगे। अब हम इस एरिया को मैग्नीफाई करके आपको दिखाते हैं। तो ये हमने अब नी को मैग्नीफाई कर दिया है। इसमें आप देख सकते हैं कि ग्रोथ प्लेट एक लाइन नहीं है, रादर एक डबल लाइन है। और डबल लाइन इसलिए है कि इसके अब इस पार्ट के 3 हिस्से हैं। इसको कहते हैं मेटाफेसिस, इसको कहते हैं एपिफेसिस, और इसको कहते हैं फाइसिस। फाइसिस ग्रोथ प्लेट का टेक्निकल नेम है। तो इसके इधर जो चीज़ है उसको एपिफाइसिस कहते हैं, जो इधर होता है उसको मेटाफाइसिस कहते हैं। तो एक तरह से डबल लाइन है। और यहाँ पर हमारी वो सेल्स हैं जो बच्चे की जब ग्रोथ होती है तो यहाँ पर बहुत सारी सेल डेवलप करती हैं, और इसी से नई बोन बनती है इस तरफ, और इसी तरह टिबिया में होती है, इससे बोन बनती है इस तरफ। तो यहाँ से इधर बोन बनती जाती है। अब इसको थोड़ा और मैग्नीफाई करके दूसरी पिक्चर में हम देखेंगे कि यहाँ पर छोटी छोटी सेल्स होती हैं। छोटे आप जानती हैं कि जो ह्यूमन बॉडी है वो छोटे छोटे सेल से बनती है। तो यहाँ पर वो सेल इस तरह से बहुत सारे होते हैं। इन सेल से कार्टिलेज बनता है। अब आपको 2 चीज़ों में फ़र्क समझना है, कार्टिलेज एंड बोन। तो यहाँ बहुत सारा कार्टिलेज बन जाता है। कार्टिलेज सॉफ्ट होता है। जो कार्टिलेज है, अगर आप अपने कान को फील करें तो सॉफ्ट है, लेकिन अगर अपने हाथ की बोन को आप फील करेंगे ये हार्ड है। तो ये बोन है। तो ये सेल्स पहले कार्टिलेज बनाती हैं। तो ये जो आपको एक्सरे में डबल लाइन दिखती है, बेसिकली ये कार्टिलेज होता है। और धीरे धीरे विटामिन डी की मदद से इस कार्टिलेज के ऊपर कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है और ये हार्ड बोन बन जाता है, और ये बोन इधर चलती रहती है। तो ये मैकेनिज़्म है ग्रोथ प्लेट का। अब इसमें समझने की बात ये है कि जब कैल्शियम डिपॉजिट नहीं होता है, यानी कि जो विटामिन डी की कमी है जिसको हम रिकेट्स कहते हैं, तो यहाँ पर कैल्शियम आना बंद हो जाता है और ये जो कार्टिलेज है वो बहुत ब्रॉड हो जाता है, यानी कि आपका कार्टिलेज यहाँ तक बन जाता है। उसका ऑसिफिकेशन यानी कि उसमें कैल्सिफिकेशन नहीं होता है, तो जो कार्टिलेज का एरिया है बहुत ब्रॉड हो जाता है। और हम सब जानते हैं कि कार्टिलेज एक सॉफ्ट स्ट्रक्चर है। तो एक तरह से इस बोन में अब इतना एरिया वीक हो गया है, यानी कि बहुत चौड़ा एरिया कार्टिलेज का बना हुआ है जो कि बेंड हो सकता है।
तो बच्चे जब चलते हैं तो वो जो 7 डिग्री का एंगल था धीरे धीरे यहाँ से बेंड होकर वो एंगल बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये पार्ट सॉफ्ट है और ये है विटामिन डी की कमी से। तो धीरे धीरे 7 डिग्री का 8 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री बहुत ज़्यादा जब एंगल होता है तब पेरेंट्स को एकदम लगता है कि बच्चे की टांगें टेढ़ी हो गई हैं और फिर वो हमारे पास लेकर आते हैं। तो ये है मैकेनिज़्म कि नॉक नी क्यों होता है। तो जब पेरेंट्स बच्चे को लेकर हमारे पास आते हैं तो वो बड़े पैनिक में होते हैं। उनको लगता है कि शायद हमसे कोई कमी हो गई है, ये क्यों हो गया है, हमारे ही बच्चे को क्यों हुआ है, बाकी बच्चों को क्यों नहीं हुआ है। कई बार एक ही फैमिली में 2 बच्चे होते हैं, एक को हो जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण जो पिछले दिनों देखने को मिला वो था ड्यूरिंग कोविड के दौरान बच्चे घरों में ही बंद थे, बाहर सनलाइट एक्सपोजर बिल्कुल नहीं था। जैसा कि आप जानते हैं विटामिन डी का जो रिचेस्ट एंड ईजीली अवेलेबल सोर्स है दैट इज़ सनलाइट। सनलाइट जब स्किन के ऊपर डलती है अल्ट्रावायलेट रेज तो धीरे धीरे स्किन के अंदर विटामिन डी बनता है और वो बॉडी के लिए काफ़ी होता है। लेकिन कोविड के दौरान क्योंकि बच्चे इंडोर्स रहे हैं, उनकी बोन्स वीक हो गई और जो हम कार्टिलेज का एरिया बता रहे थे वो धीरे धीरे रिकेट्स की वजह से कार्टिलेज का एरिया ब्रॉड हुआ। जैसे ही बच्चे बाहर निकले, अचानक स्कूलों में गए, खेलना शुरू किया तो लेग्स बेंड हो गई और नॉक नी के बहुत सारे बच्चे अब हमारे पास आते हैं। अब सवाल आता है कि इसमें करें क्या। अब रिकेट्स का जो ये प्रॉब्लम आता है नॉक नी का, ये जनरली बच्चों में 9, 10, 11 साल की उम्र में आता है। अगर आप इसका जल्दी ट्रीटमेंट कराएं तो इसका ट्रीटमेंट बहुत ही आसान है। कई बार तो हम ब्रेस लगाते हैं, बेल्ट लगाते हैं, अगर माइनर डिफॉर्मिटी है तो उससे ही करेक्ट हो जाता है। लेकिन अगर डिफॉर्मिटी ज़्यादा है तो फिर हमें क्या करना है, और इसमें टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जब तक हमारे पास ग्रोथ प्लेट अवेलेबल है यानी कि ग्रोथ पोटेंशियल अवेलेबल है तो इसका बहुत ही छोटा सा प्रोसीजर होता है जो मैं आपको भी बताऊंगा, वो करना होता है। लेकिन एक बार अगर ग्रोथ रुक गई यानी कि बच्चा जैसे 15-16 के आसपास, 14 के आसपास पहुंचता है, लड़कियों में थोड़ा पहले और लड़कों में थोड़ा बाद में, तो फिर हम ये छोटा प्रोसीजर नहीं कर सकते, फिर हमें बड़ा प्रोसीजर करना पड़ता है। मैं आपको दोनों चीज़ें बताता हूँ। जब बच्चे हमारे पास 10, 11, 12 साल के आसपास आते हैं तो उनमें ग्रोथ पोटेंशियल होता है, एक्सरे में ये ग्रोथ प्लेट दिखाई देती है। लेकिन लड़कियों में लगभग 13-14 के बाद और लड़कों में लगभग 15 के आसपास ये ग्रोथ प्लेट धीरे धीरे बंद हो जाती है और हमारे पास एक ग्रोथ मॉड्यूलेशन, इसमें एक टेक्निक है ग्रोथ मॉड्यूलेशन, यानी कि जो बच्चे की ग्रोथ हो रही है लिम्ब की उसको हम कंट्रोल करते हैं। तो ग्रोथ मॉड्यूलेशन टेक्निक से एक बहुत छोटे से प्रोसीजर से हम डिफॉर्मिटी को ठीक कर सकते हैं। वो कैसे कि आप देख रहे हैं ग्रोथ प्लेट है तो बोन यहाँ भी बढ़ रही है, यहाँ भी बढ़ रही है, लेंथ हर जगह बढ़ रही है। अब इसको करेक्ट करने के लिए अब बच्चे का पैर जा रहा है बाहर की तरफ, तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक छोटी सी क्लिप यहाँ पर लगा देते हैं जिसमें कोई स्टिच भी नहीं लगता है, छोटा सा 10 मिनट का प्रोसीजर होता है और इसमें बच्चे को कोई बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं है। बच्चे को सेम डे या नेक्स्ट मॉर्निंग हम डिस्चार्ज कर सकते हैं। बच्चा पहले दिन से चलना फिरना शुरू कर सकता है। एक छोटी सी क्लिप लगाते हैं, इस क्लिप से क्या होता है कि इस हिस्से की ग्रोथ रुक जाती है, लेकिन बोन का ये हिस्सा बढ़ता रहता है। तो अब क्या होगा, ये हिस्सा जब बढ़ेगा तो एंगल वापस करेक्ट होना शुरू हो जाएगा। हर 3 महीने के बाद हम एक्सरे करते रहेंगे और जैसे ही हमें लगेगा कि एंगल वापस 7-8 डिग्री पर या 6 डिग्री पर आ गया है, इस क्लिप को निकाल देंगे। तो इस क्लिप को डालना और निकालना बहुत ही छोटे छोटे प्रोसीजर हैं, ना कोई ज़्यादा निशान आता है, ना बच्चे को बेड रेस्ट करना है, ना बच्चे को स्कूल से छुट्टी करनी है, और दोनों पैरों में एक साथ भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है ग्रोथ मॉड्यूलेशन का। लेकिन अगर मान लो ग्रोथ प्लेट क्लोज हो गई है, बच्चा लेट आता है, तो फिर हमें क्या करना है, फिर हमें बड़ा प्रोसीजर करना है। फिर हमें यहाँ से बोन का एक इतना पार्ट निकालना पड़ेगा ताकि हम एंगल को करेक्ट कर सकें। एक लंबी सी प्लेट भी लगानी पड़ेगी जिसमें स्क्रूज लगेंगे। कहने का मतलब है दिस इज़ लाइक ए हीलिंग ऑफ द फ्रैक्चर, यानी कि बच्चे को 3-4 महीने इस पैर पर ज़्यादा वेट नहीं डालना है। बच्चे को स्कूल से छुट्टी भी करनी पड़ेगी, ऑपरेशन भी बड़ा है, खर्चा भी ज़्यादा है, और सबसे बड़ी बात, हम दोनों पैरों में एक साथ ऑपरेट नहीं कर सकते। पहले एक करेंगे 6 मंथ्स या 1 ईयर के बाद फिर हम दूसरी साइड करेंगे, यानी कि प्रॉब्लम फिर बहुत बड़ी हो जाती है। तो इसलिए बेटर है कि जब बच्चे का ग्रोथ पोटेंशियल बचा हुआ है 10 से 13 साल के बीच में, इसी दौरान ही आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए ताकि बच्चे की डिफॉर्मिटी करेक्ट हो सके। तो दोस्तों पॉइंट इज कि टाइमली ट्रीटमेंट और उससे भी ज़रूरी प्रिवेंशन। बच्चों का ध्यान रखें, विटामिन डी लेवल्स उनका ध्यान रखिएगा, उनको सनलाइट एक्सपोजर करने दें। आजकल बच्चे लैपटॉप, आईपैड और फ़ोन पर रहते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं, फिज़िकल एक्टिविटी कम है,
आउटडोर एक्टिविटी कम है, वो हमें प्रमोट करनी चाहिए ताकि यहाँ तक नौबत ना पहुँचे। फिर भी अगर प्रॉब्लम आती है, आपको लगता है कि बच्चे के पैर में डिफॉर्मिटी आ रही है, तो आपको जल्दी से जल्दी अपने आसपास ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिलना चाहिए और जो भी इन्वेस्टिगेशन वो बताते हैं वो करवानी चाहिए। क्योंकि कई बार हम आपको बताते हैं कि ब्लड टेस्ट भी कराना पड़ेगा, एक बड़ा सा एक्सरे होता है जिसको हम स्कैनोग्राम कहते हैं, एंगल्स देखने के लिए, वो भी कराना चाहिए। क्योंकि पेशेंट कई बार सोचते हैं कि इतने छोटे बच्चे के इतने सारे टेस्ट क्यों कर रहे हैं, तो ये मैंडेटरी है, ज़रूरी है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है, बहुत ईजीली ट्रीटेबल हैं ये चीज़ें। तो दोस्तों, इसके बारे में आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप उनसे पूछ सकते हैं। अगर बच्चे की कोई रिपोर्ट्स आप शेयर करना चाहें तो आप उन्हें सेंड कर सकते हैं। थैंक यू।